नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों देखिए 2 महीने लगभग आपका बचे हुए हैं। ठीक है, अगर इन 15 जुलाई से लेके और 30 जुलाई तक का अगर टाइम देखा जाए तो 2.5 महीने मान के हम चल सकते हैं, लेकिन हम मोटे मोटे 2 महीने चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं। तो 2 महीने में ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं जो कि आपको इस समय जो है अपनाएंगे तो आपका एग्जाम मतलब रिटन तो आपका क्लियर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका दरोगा निकल जाएगा। क्यों? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं पिछली बार वाले 2016 वाले जिनके रिटन में 320 330 तक नंबर थे, लेकिन उनपे वो दौड़ नहीं हुई या फिर किसी कारणवश जो है वो नहीं हो पाए। ठीक, तो इसमें मैं पूरा आपको डिटेल में प्लान बताऊंगा क्या चीज है, कैसे कैसे हर सब्जेक्ट का खोल के विद एग्जाम्पल विद क्वेश्चंस कि ये क्वेश्चन था, इसको आपको कैसे टैकल करना है, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, डिटेल में सारी चीज बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। 50K तक सब्सक्राइबर जो है वो होने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि इस महीने जो है 50K क्रॉस कर जाएं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं उन बच्चों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो जीएस में बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं या जिनको जीएस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो 15 जुलाई से मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूं। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस इसमें रहेंगी फॉर संविधान, मूल विधि एंड अर्थव्यवस्था के लिए। बाकी आपका पीडीएफ नोट्स भी इसमें आपके साथ साथ रहेंगे। ये 2 चीजें जो हैं, आप 2 नंबर हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही सीधा साधा डायरेक्ट आपका बिना किसी लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं, कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं। छोटा टॉपिक है तो छोटा ही टाइम आपका, कम टाइम ही वो किया जाएगा। ये नहीं कि छोटे टॉपिक के लिए आपको 10-10 घंटे की क्लास दी जा रही है। ठीक, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, देखिए दोस्तों 4 सेक्शन है आपके, सेक्शन है आपके 4। ठीक है, हाँ भाई 4 सेक्शन है आपके। इसमें कौन सा है? हिंदी है, जीएस है, मैथ्स है, रीजनिंग है। सभी में आपको 35% आपको स्कोर करना है। ठीक, 35% आपको स्कोर करना है सारे सब्जेक्टों में। अब 35% स्कोर का मतलब ये होता है कि आपको ये नहीं है कि 35 का मतलब कि लगभग 14 क्वेश्चन हो गए, 14 क्यों, सारे सब्जेक्टों में 14 क्यों। लेकिन अगर मेरी सलाह आप माने तो इनको आप 35% ना मान के इनको आप 50% ही माने, मतलब 20-20 क्वेश्चन सभी में आपके ठीक होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए नॉर्मलाइजेशन है, कुछ भरोसा नहीं है। ठीक, कुछ भरोसा नहीं है कि आपके, मान लीजिए आप 14 क्वेश्चन करके आ रहे हैं किसी में, नॉर्मलाइजेशन में आपके 10 रह जाएं, 8 रह जाएं, या हो सकता है 14 के आपके 15 हो जाएं, 16 हो जाएं, 17 हो जाएं। ठीक, तो सबसे पहले अपने दिमाग में करके रखना है कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप कमजोर हैं तो 20 क्वेश्चन मिनिमम आपको सही करके आने हैं। ठीक है, सेकंड जो टिप मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि 160 क्वेश्चन सभी करने हैं आपको। ये मत समझना कि ज्यादा गलत हो जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन ये वो कुछ नहीं। मैंने आपको चेक एंड बैलेंसेस वाली एक वीडियो बना के दे चुका था कि अगर आप 110 क्वेश्चन ठीक करते हैं और 50 क्वेश्चन पे तुक्के मारते हैं, 50 के 50 क्वेश्चन तो नहीं, कितना भी नसीब खराब होगा तो 15 तो ठीक हो ही जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन में अगर आपके 5 क्वेश्चन गलत हुए तब भी आप 10 क्वेश्चन के वेटेज में आ गए, मतलब आपके क्वेश्चन हो गए 120 ठीक। ये चीज आप करके जो है जरूर आना। कोई कुछ भी कहे, 160 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे पूरे करने हैं, चाहे तुक्का मारिए चाहे कुछ भी करिए। ठीक, चलिए सबसे पहला हम टॉपिक लेते हैं हिंदी का। देखिए दोस्तों हिंदी जो है वो 3 भागों में बांटी है मैंने। पहला है फैक्चुअल हिंदी, सेकंड है कॉन्सेप्चुअल हिंदी और थर्ड है आपका हिंदी साहित्य। फैक्चुअल हिंदी में कौन कौन से आते हैं? मुहावरे, लोकोक्तियां, तत्सम तद्भव और आपके ये जो होते हैं संधि हो गया, समास हो गया, ठीक है, और पर्यायवाची हो गए, विलोम हो गए, ठीक, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गए। ये सारी चीजें आपकी फैक्चुअल आपकी नॉलेज में रहती हैं। कॉन्सेप्चुअल क्या हिंदी है? कॉन्सेप्चुअल हिंदी में आपके हो गए संधि, संधि का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो, समास का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो, दूसरी बात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय सब कुछ ही कॉन्सेप्चुअलिटी में आता है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर, वर्णमाला, ठीक है, का खा गा गा घ ये करके, तो पूरा का पूरा जो है ये आपका कॉन्सेप्चुअल आता है। कोई भी 2 बुकें आपको प्रिफर करनी है। मैं ज्यादातर बुक्स के बारे में बताता हूं। पहला बताता हूं मैं लूसेंट और सेकंड बताता हूं मैं आदित्य। इनके बारे में मैंने डिटेल बता रखा है कि सबसे पहले आपको लूसेंट पढ़नी है कम से कम 3 बार। उसके बाद आपको आदित्य पब्लिकेशन पेज बाय पेज नहीं पढ़ना है, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं। हिंदी वाला जो सेक्शन है प्लेलिस्ट में उसमें जाके देख लीजिए आदित्य पब्लिकेशन में कौन कौन सा पढ़ना है, आपको डिटेल में बता दिए, वहां पे बताया गया है। कॉन्सेप्चुअल
क्लियरिटी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। देखिए क्वेश्चन पेपर जो बनता है ना, वो मतलब उनके लिए नहीं बनता जो हिंदी में पीएचडी करने वाले हैं। वो बनता है कि आप एक दरोगा बनने के लिए जितनी हिंदी आपको चाहिए होती है, जितना आपको जो है मानसिक आपकी हिंदी में जरूरत है, उतना ही आपका आएगा इसमें। तो फैक्चुअल कंसेप्चुअल में बहुत ही अच्छा मिक्सअप रखते हैं। ठीक, फैक्चुअल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसको रटना पड़ता है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बनी, कोई कुछ नहीं बनी। कोई ट्रिक बता रहा है तो आप जितनी देर में ट्रिक याद करेंगे ना, उतनी देर में आप बहुत सारे विलोम शब्द या फिर पर्यायवाची वगैरह ये सब याद कर लेंगे। तत्सम तद्भव अच्छे से याद करके जाइएगा। सबसे पहले आपको जो तत्सम तद्भव, देशज विदेशन, मुहावरे, लोकोक्तियां सब लूसेंट की तो आपको रटी हुई होनी चाहिए। खासकर पर्यायवाची लूसेंट से ज्यादातर आता है। वैसे तो सभी कुछ आता है लूसेंट से। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे, लूसेंट में कम से कम 32 और 32 से 34 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कॉन्सेप्चुअल पे। कॉन्सेप्चुअल मैं बता चुका हूं आपको कि वर्णमाला आपको पता होना चाहिए। कंठ से बोलने वाले शब्द, ठीक है, जीभ से बोलने वाले शब्द, अगर जीभ को मोड़ते हैं तो कौन सा वर्ड निकलता है, ठीक, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, हिंदी साहित्य में सबसे एक रामबाण चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक चीज याद रखना, हिंदी साहित्य के लिए घंटों घंटों क्लास चलनी है। ले मत लेना, नहीं तो बर्बादी के अलावा कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा? मैं आपसे बार बार ये क्यों कहता हूं कि भीड़ के पीछे मत जाओ। भीड़ के पीछे मैंने देखा कि यार 10 क्वेश्चन करंट अफेयर में करवाए जा रहे हैं और 50,000 1 लाख बच्चे देख रहे हैं उस पर लाइव। 10 क्वेश्चन 1 घंटे में। थोड़ा कॉमन सेंस को यूज करो। 10 क्वेश्चन आप 5 मिनट लगाएंगे उसमें, और अगर उसका डिस्क्रिप्शन हुआ तो 10 मिनट लगाएंगे 1 घंटे में। और गारंटी ये दीजिए कि हफ्ते बर्बाद में वो अगर 10 क्वेश्चन पूछ लूंगा तो आपको पता रहेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं सर वो डिस्क्राइब करते हैं उनको। अरे तो डिस्क्राइब करने के बाद जो जरूरी चीज है वो डिस्क्राइब करना चाहिए। अब वो कब बना, क्यों बना, कैसे बना, इससे कोई मतलब नहीं। कोई यूपीएससी थोड़ी लड़ रहे हो आप। ठीक है, आपको तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। हिंदी साहित्य के लिए आपको क्या करना है? हिंदी साहित्य के लिए सबसे पहले आपको लूसेंट उठानी है। लूसेंट में लास्ट वाला चैप्टर हिंदी साहित्य का दे रखा है, और मैं जैसे जैसे बताता जा रहा हूं, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा कौन से जो 2017 में आए हुए हैं। फिर जेल वार्डन वाला पेपर उठा लेना, उसमें से भी जो मैं कह रहा हूं उसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा। अब जैसे क्वेश्चन इसमें दे रहा है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है। अब ये बता दीजिए कि महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। अब आप ये कहेंगे सर ये तो पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ गया, तो मैं कहूंगा आपने खुद नहीं पढ़ा था। क्यों? महादेवी वर्मा को पढ़ के नहीं गए। ठीक है, तो फिर क्या पढ़ा आपने हिंदी साहित्य में? कहने का मतलब जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं, जो बड़े बड़े जिनका नाम है, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, ये बड़े बड़े जो नाम हैं उनका आपको सब कुछ रट लेना है। कौन कौन सी रचनाएं हैं, कब बनी, सब कुछ आपको कर लेना। कोई अगर पुरस्कार मिला हो वो भी आपको कर लेना है। ठीक, अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल सा आ गया था, मैंने आपको पढ़ के बता दिया कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, अब जैसे एक क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, पहचानिए। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र को आपको बताना पड़े कि ये कौन थे, तो फिर लानत है आपको। भाई ये बड़े बड़े नाम हैं, इनके लिए आपको खुद को नोट्स बनाने पड़ेंगे। आप खुद क्यों नहीं पेन चलाते हो? ठीक है, मैं हो गया, बड़ी बड़ी कोचिंग हो गई, छोटी से छोटी कोचिंग हो गई, जो भी बंदा आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है ना, इतना ध्यान रखिए कि वो सिर्फ आपको मदद कर सकता है। आप बैसाखी मत बन जाइए उसके ऊपर। ठीक, ये जितने भी बैसाखी वाले हैं ना, ये बाद में आप लोग पछताओगे अगर आप आज काम नहीं करते। आपको ऐसा लगता है टीचर 90% करे, मैं 10% करूं, जबकि रेशियो उल्टा होना चाहिए। 10% अगर आप टीचर की मदद ले रहे हैं तो 90% आपको खुद एफर्ट मारना है। आपको तो ये लगता है कि चमत्कारी कोई किताब आ जाए, मैं पढ़ूं और मैं दरोगा बन जाऊं। ठीक, जब तक खुद एफर्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इतना आप ध्यान रखिएगा। दरोगा भी आएगा, SSC भी आ रहा है, सारे एग्जाम आ रहे हैं, ऐसे निकलते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये ही आपको क्वेश्चन इस तरीके से आपको करने हैं। क्यों? अब जैसे साहित्य में आपको और क्या करना है, बड़े बड़े पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार जब से शुरू हुआ है अब तक के हिंदी के सारे रट मारिए, कब मिला, किसको मिला और कौन सी रचना करी थी उन्होंने। ठीक, जैसे क्वेश्चन आया देखिए 17 में, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यता किस लेखक की रचना है?
ठीक, अब व्यास सम्मान लोग क्या करते हैं, व्यास सम्मान में ये पढ़ लेते हैं कौन देता है, कब बना, इसमें कितना रुपया मिलता है। ये क्वेश्चन नहीं आते यार। अब क्वेश्चन अलग लेवल पे आता है। देखिए इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि ना भूतो ना भविष्य तक किसने लिखी, कौन से लेखक की रचना थी। तो ये चीजें आपको जो है दोस्तों देखनी पड़ेंगी और इनको आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। पेपर पर आपके खुद के नोट्स होने चाहिए। अब जैसे एक क्वेश्चन और आया इसमें कि इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है। अब मैथिली शरण गुप्त भी आप मैथिली शरण गुप्त एक अपने आप में हिंदी में बहुत बड़ा नाम है। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि हिंदी साहित्य के आपके खुद के नोट्स होने चाहिए। नोट्स के साथ साथ अगर कोई टीचर अगर कोई छोटे नोट्स दे रहा है, ये नहीं कि हिंदी साहित्य में आपको 20 घंटे की क्लास, 50 घंटे की क्लास, कोई फायदा नहीं है उसमें। ठीक, मैं मानता हूं हिंदी साहित्य में आपके 5 से 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन माना जाता है। तो 5 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं, ठीक, तो 5 क्वेश्चनों में ये कोशिश मत करना कि 5 के 5 आप पे होने चाहिए। अगर आप 3 या 4 कर रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ठीक, एक देखिए हिंदी में जो है आपका आता है वो अपठित गद्यांश। 3 क्वेश्चन आते हैं, फ्री के क्वेश्चन होते हैं, फ्री के। ठीक, जितना टाइम लगता है वो सिर्फ गद्यांश को पढ़ने में लगता है, बाकी आपका जो है आराम से चीजें हो जाती हैं स्मूथली। ठीक है, यह आपका हो गया हिंदी का पोर्शन। मैंने आपको बता दिया क्या कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, अब अगला पोर्शन चलते हैं जीएस पर। देखिए जीएस में सबसे ज्यादा लोगों को डर रहता है और मैं 2 ऐसे आपको सब्जेक्ट बताऊंगा जो इस बार यूपीएसआई 2021 में आपको परेशान करेंगे ही करेंगे। अगर आज मान लो तो ठीक है और अगर कल मानो एग्जाम देने के बाद तो भी ठीक है। जीएस में क्या करना है, जीएस में आपको जो मैं सब्जेक्ट दे रहा हूं, जो मैं इसमें लिख रहा हूं, आपको सबसे पहले उनको अच्छे से करना है। सबसे पहले आपको पॉलिटी करनी है। पॉलिटी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए इसमें। ठीक, फैक्ट और कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आता है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इस बार बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और जो लोगों के दिमाग में ये है और जो लोग भी ये फैला रहे हैं कि इस बार पॉलिटी के 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक, ज्यादा उन चक्करों में मत पड़िए, ज्यादा यूट्यूब और इन सब के चक्कर में मत पड़िए। क्यों? क्योंकि दिमाग जो आपको सही जानकारी दे सिर्फ उसी तक सीमित रहिए। पॉलिटी आपको बहुत अच्छे से करना है। कहां से करेंगे? सेल्फ कर सकते हैं, सेल्फ का टाइम अभी वैसे कम बचा है। कोचिंग ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, ठीक है, या फिर भाई आप वीडियो प्लस नोट्स के माध्यम से इनको कर सकते हैं। मेरा जो तरीका होता है वो ये मेरा यही होता है कि मैं पहले वीडियो देता हूं। वीडियो शॉर्ट होती है 20 से 25 मिनट की। क्यों? इतना ही कंटेंट होता है। हाय हेलो बच्चों कैसे हो, आज मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, ये सब करने में कुछ फायदा नहीं है। ठीक, चटकारेदार जो पढ़ाई होती है ना वो ज्यादा समय तक नहीं चलती है। जैसे मसालेदार खाना हमेशा पेट खराब करता है। सादा खाओ, ठीक है, सादा, ऐसे ही सादी पढ़ाई करो बिल्कुल। तो 20 से 25 मिनट की क्लास लेता हूं, उसके बाद लो भैया ये नोट्स पीडीएफ में और पॉलिटी आपकी तैयार। एक एक टॉपिक मैंने पॉलिटी में उसमें करवा दिया है। ठीक, सेकंड जो है आपका वो है आपका मूल विधि। अभी तो खैर मूल विधि के लिए बहुत भूत उतर चुका है, लेकिन जिस टाइम यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया तो उस टाइम तो मूल विधि को लेके कुछ कोचिंग्स ने तो ये फैला दिया था कि अगर मूल विधि नहीं करोगे तो दरोगा नहीं बन पाओगे। ठीक, देखिए मूल विधि से दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और सही मायने में 2 से 3 क्वेश्चन अगर आप पे हो रहे हैं तो आपने मूल विधि बहुत अच्छे से पढ़ी है। सारे क्वेश्चन कभी किसी से नहीं होते, तुक्के में ठीक हो जाएं वो बात अलग है, आपने खुद पढ़ाई से कितने ठीक किए वो मैटर करता है। मूल विधि में बहुत शॉर्ट पढ़ना है, क्रिस्प पढ़ना है। एनवायरमेंटल एक्ट को ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंटल एक्ट की आप जो है पूरी जड़ें खुद मारो। बिल्कुल बेसिक एनवायरमेंट एक्ट जो है कब आया, कितनी सजा है, कौन सजा देता है, अनुमति किसको है जंगल में जाने की, किसकी अनुमति मांगी जाती है, बस 1 पेज मैक्सिमम 1.5 पेज। दहेज हत्या अधिनियम, ठीक है, दहेज हत्या प्रतिषेध अधिनियम कब बना, आईपीसी में कौन सी धारा लिंक होती है, कितनी सजा है उसमें, किस किस को सजा हो सकती है, बस आईपीसी में 100 धाराओं में समेटी अपने आप को। 100 धाराओं में 500 से ऊपर जो धाराएं दे रखी ना सारी रट के जाओगे तो रोओगे, रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, थोड़े सख्त वर्ड है लेकिन सीधे वर्ड हैं, समझ गए? तो मूल विधि में आपको बहुत सिंपल तरीके से पढ़ना है। इसमें भी नोट्स मिल जाएं तो ज्यादा बेटर है। ठीक, वीडियोस के चक्कर में ज्यादा पढ़ना मत, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको पढ़ना है,
आप सोचो समझो, अरे यार 1 साल दरोगा की ट्रेनिंग में आदमी जो है आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस वगैरह पढ़ पाता है ये, ठीक। और उसमें भी मैं सही बताऊं, आईपीसी में जब आप सिलेबस देखोगे अपनी ट्रेनिंग का, तो उसमें आईपीसी में कुछ धाराएं पढ़ाई जाती हैं। एक जो सब इंस्पेक्टर होता है ना, आप खुद जब सब इंस्पेक्टर बन के और जब रिटायरमेंट के पास आएंगे, तो मैं आप अपने आप से पूछना कि आपने कितनी धाराओं का यूज किया। मैक्सिमम 50 धाराएं। सर फोड़ दिया, बलात्कार, लूट, डकैती, चोरी, झगड़ा, बस 307। इसके अलावा तो यूज होती नहीं। अपने समाज में आसपास देख लो ना, यही धाराएं यूज होती हैं बस। तो मूल विधि में आपको नोट्स प्रेफर करने हैं। खुद अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो खुद बना लीजिए, अगर कहीं से मिल जाते हैं आपको खुद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको पॉलिटी हो गया, मूल विधि हो गया, उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स करनी है, फिर आपको जो है एनवायरमेंट करना है, फिर आपको जो है करंट करना है। देखिए करंट में आप डेली और मंथली लेके मत चलिए, डेली या मंथली आपको नहीं करना है। आपको एक बार में किताब उठा लीजिए ईयरली, एग्जाम से 1 महीने पहले रट मारिए, पूरा सारा करंट आ जाए। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए ऐसा है, 10 क्वेश्चन आते तब तो मैं मानता था आपको डेली करंट करना है। डेली, पहली बात तो वनडे एग्जाम के लिए डेली करंट नहीं करना होता है, डेली करंट करना होता है यूपीएससी एंड पीसीएस के लिए। मंथली करंट करना होता है डेली वनडे एग्जाम्स के लिए, लेकिन यहां पर वो भी तब करना होता है जब आपका 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन का वेटेज हो। यहां आपका 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज है, उसमें आप मंथली पढ़ोगे, सोचो 12 महीने का कितना मोटा आ जाएगा। कम से कम नहीं तो 300, 300-350 पेज तो तुम्हारे यही हो गए करंट अफेयर के, ठीक है। इनपुट आउटपुट देखा करिए, इनपुट आउटपुट कैसा। तो ये जो सब्जेक्ट्स बताया मैंने आपको, पॉलिटी, मूल विधि, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, करंट, अच्छे से कर लीजिए। 30 क्वेश्चन, 25 to 30 इसी में आ जाएंगे। और जीएस में जो बंदा 25+ स्कोर कर रहा है, मतलब ब्रिलियंट है वो। जीएस किसी की सगी नहीं होती, ठीक है। जीएस कभी किसी की सगी नहीं होती। जीएस कभी कभी आपको इतना खुश कर देगी, कभी कभी आपको जो है रुला देगी एग्जाम में, ठीक। तो आपको जीएस को बस उतना ही करना है जितने से आपको जो है हो जाए आपका एग्जाम क्लियर, ठीक। तो ये रहा जीएस का। रही बात हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अब जैसे लोग कहेंगे हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, साइंस आती है, कंप्यूटर आती है, इनका क्या करेंगे? ये 4 सब्जेक्ट को इनको आप लूसेंट कर सकते हैं। लूसेंट बेस्ट। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन आता है, लेकिन हाँ ये मत सोच रहा कि वो डेजी व्हील प्रिंटर कौन सी दुनिया का होता है, ये वाले क्वेश्चन नहीं आते। अब क्वेश्चन को उठा के देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपके जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड कंप्यूटर 4 है, लूसेंट से कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइंस में आपको ज्यादातर बायोलॉजी पे ध्यान देना होगा, वो भी ह्यूमन बायोलॉजी पे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इसमें भी पीएचडी लेना शुरू मत कर देना। हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया है पिछली बार, ठीक है। आपके उसके लिए मैं कह देता हूं चलो 2 आ जाएंगे। आप 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के लिए, आप पूरा हिस्ट्री में क्या यूपीएससी किताब पढ़ने बैठोगे? नहीं, लूसेंट पढ़ लीजिए, क्वेश्चन उसी से आएगा। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, सारे क्वेश्चन लूसेंट से आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों मैथ्स पे। पहली बात तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, मैथ्स में इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक्स कौन से हैं उनको आपको कर लेना है। मैथ्स में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है, तो मैथ्स के लिए मैं एक बात बता दूं, सोर्सेज के नाम पे बता दूं। एसडी यादव आती है किताब, आप उसको ले लीजिए, प्लस राकेश यादव को आप राकेश यादव से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर राकेश यादव नहीं है तो आप जो है किरण से प्रैक्टिस कर लीजिए। कैसे करना है, क्या करना है, ये आपको थोड़ा खुद भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मैथ कैसी है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मैथ कैसी है आपकी, ठीक। बिल्कुल ही नील है, जीरो है, थोड़ी बहुत आती है, कैसे है, ठीक। तो एसडी यादव प्लस राकेश यादव को या फिर किरण में से कोई एक आप ले लीजिए। ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं जहां से अच्छा टीचर लग रहा हो, ऑफलाइन ले सकते हैं, और आपका जो है सेल्फ कर सकते हैं, ठीक। ये 3 चीजें बता दी मैंने जो मैथ्स के लिए। अब जैसे मैथ्स में क्या है, मैथ्स में आपको जो है ट्रेन से संबंधित सवाल हो गए, स्पीड टाइम एसटीडी जो होता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया। उसके बाद आपका जो है वो हो गया आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, ठीक। नंबर सिस्टम हो गया, और आपका जो है और आपका टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, 10-12 टॉपिक हैं। अगर गिनती लगा के देखा जाए 15 टॉपिक्स के अलावा आपका क्वांट्स में कुछ भी निकलता है। एडवांस आप स्किप करके जा सकते हैं जो लोग मैथ में कमजोर हैं, ठीक। आपको वो जरूर करनी है मेंसुरेशन। क्यों करनी है? क्योंकि पूरी फॉर्मूला बेस्ड आती है, उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी कर लीजिए, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी कर लीजिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर लीजिए, क्रमचय संचय, और आपका सेट थ्योरी कर लीजिए, मीन मीडियन मोड कर लीजिए। बहुत ही हल्के टॉपिक, बहुत हल्के टॉपिक, एक क्वेश्चन पक्का है, 4 क्वेश्चन तो यही हो गए आपके,
ठीक है, तो अगर आप दिमाग लगा के करेंगे अपना तो बहुत आसानी से आप लोग जो है कर सकते हैं। जो 10 टॉपिक्स वाली वीडियो है उसको पहले देख लीजिए और प्लस ये वाले टॉपिक्स और कर लीजिए। हाँ, 2 से 3 क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम से ही आ जाते हैं सीधे सीधे। एलसीएम एचसीएफ हो गया, ये तो बेसिक मैथ होता है जिससे क्वेश्चन बन जाते हैं। पेपर उठा के देखिए, पेपर से आपको पता चलेगा। और जो लोग आपको डरा रहे हैं कि पेपर इस बार का पूरा बदल जाएगा, उनको कुछ नहीं पता। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है रीजनिंग। देखिए दोस्तों, रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल 2 तरीके की चीजें होती हैं, जिसमें कि आपको नॉन वर्बल में कुछ स्किप नहीं करना है। नॉन वर्बल एक बार करनी होती है, ठीक है, और उसको आप कर लीजिए, कोई स्किप नहीं करना टॉपिक, सारे के सारे इसमें कर लीजिए। ठीक, वर्बल के लिए एक आती है एसके ओझा करके आती है, बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, उस किताब को आपको ले लीजिए। ठीक, और पूरा का पूरा उसको मल्टीपल टाइम कर लीजिए। रीजनिंग का क्वेश्चन उठा के देखिए एक बार आप। ठीक, प्रॉब्लम यह है सबसे बड़ी आप लोगों के साथ कि आप ऐसे क्वेश्चनों के पीछे भागते हैं। अब ये एक क्वेश्चन आया हुआ है जिससे कि 3 आपका जो है क्वेश्चन बनते हैं, इसमें आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3। अब ये क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए, एक अनुसंधान संस्थान को अन्य दायित्वों के अलावा अपने सूचना स्रोत के डिजिटल के रूप में प्रदान करने हेतु एक सहायक लाइब्रेरियन की भर्ती करना है। ठीक है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये दे रखे हैं। अब इसमें कम से कम आप पढ़ेंगे ना, तो ये क्वेश्चन तब करिए जब आपके पास टाइम बचा हो, क्योंकि ये क्वेश्चन मिनिमम आपका जल्दी पढ़ेंगे तो 2 मिनट लेगा। इसके बेस पे यहां तक दे रखा है, इसके बेस पे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक, तो आप ऐसे क्वेश्चनों के पीछे भाग रहे हो कि नहीं सर वो 37 क्वेश्चन तो भाड़ में जाए, पहले 3 क्वेश्चनों को करके मैं टॉप मारूंगा। ये जो 3 ये इस टाइप का जो क्वेश्चन पेपर है ना, इसको मैं करूंगा तब टॉप मारूंगा, 37 क्वेश्चन पे मुझे ध्यान ही नहीं देना। तो आप खुद ही देखिए कि आप किधर की तरफ जा रहे हैं। आप ये 3 क्वेश्चनों पे ध्यान दे रहे हैं, जो कि एक ऐसा सवाल है जो कि किसी को भी प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत यह है इसको पढ़ना और इसको रिटेन करना दिमाग में, तब क्वेश्चनों को आगे सॉल्व करना। और ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा आपको हर सेट में मिलेगा। ठीक, तो ये 37 क्वेश्चन है, इन पे ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या है, ब्लड रिलेशन आ जाता है, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ठीक, मतलब आप उस किताब को ले लीजिए, आप पूरा कर लीजिए। ठीक, और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर सबसे पहले दिया करिए, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, टेस्ट सीरीज में भी इतने उल जलूल क्वेश्चन देते हैं, इतने उल जलूल देते हैं कि वो प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान ही नहीं देते। ठीक, कैट का एग्जाम बना रखा है रीजनिंग मैथ का। तो इसीलिए आपको बहुत सावधानी से, बहुत सही तरीके से आपको चीजों को करना है। रीजनिंग में मुझे लगता है कि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे रीजनिंग में मैं आपको बताता हूं, रीजनिंग में नॉन वर्बल में अगर आप देखा जाए, नॉन वर्बल में 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन, चलो मैं 5 मान के चलता हूं। अब 3 क्वेश्चन अगर वो हटा दिए जाएं तो 32 क्वेश्चन रह गए। 32 में आपका 5 क्वेश्चन ये हो गए नॉन वर्बल के, आप कर सकते हैं, प्लस 2 क्वेश्चन आपके हो गए डायरेक्शन से, 2 क्वेश्चन हो गए आपके ब्लड से, 9 क्वेश्चन हो गए। फिर डिकोडिंग हो गया। ठीक, मतलब रीजनिंग उतनी आपकी टफ नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, जितना आपको बताया जा रहा है। मैं बार बार आपसे ये क्यों कहता हूं कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर पे अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर पेपर को आप बहुत अच्छे से रीड करिए। ठीक, एसके ओझा किताब। दूसरी बात, अब ऐसे ही करके लगभग 15 से 18 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब एक चीज जो मेरी ध्यान रखना वो है कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वानुमान, कथन तर्क। दोस्तों ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जिनको कि आपको करना ही पड़ेगा, इसको स्किप मत कर देना। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूं 5 से 7 क्वेश्चन आए हैं पिछली बार इससे। ठीक है, आपको एस के ओझा लगानी है, और ये कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, कथन पूर्वानुमान ना, ये आपको इस बुक से भी मिल जाएगा। प्लस आप अगर कोई ऑनलाइन पकड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन इन टॉपिक्स को लेकर यूट्यूब पे सर्च मारिए, मिल जाएगा आपको ये। उसके बाद आपको यूपी ट्रिपल एससी के 2017 व्यायाम अधिकारी से लेकर अब तक के जितने पेपर हुए हैं उनमें रीजनिंग का जो सेक्शन है उसको आपको करना है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रीजनिंग को टफ बनाने में यूपी ट्रिपल एससी का बहुत बड़ा हाथ है। 2017 व्यायाम अधिकारी से पहले के क्वेश्चन थे, आप देख लीजिए, इतने हल्के क्वेश्चन आते थे, कोई रीजनिंग पढ़ के भी नहीं जाता था। यूपी ट्रिपल एससी ने व्यायाम अधिकारी से लोगों को रीजनिंग पढ़ना सिखाया कि रीजनिंग पढ़ के आया करो, नहीं रीजनिंग में ही आपके जो है दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी आपको। और हुई, लोगों को रीजनिंग में दिक्कत होती है अब। ठीक, कुछ लोगों को यह बताया जा रहा है कि भाई बैंक आएगा, पूरा डिट्टो बैंक छप जाएगा आके।
ऐसा नहीं है। बैंकिंग का हल्का फील देते हैं वो। बैंकिंग का क्या होता है? बैंकिंग का होता है, बैंकिंग के लिए लोगों का आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें क्या होता है? फास्ट कैलकुलेशन। सबसे पहला स्टेप होता है बैंकिंग एग्जाम के लिए फास्ट कैलकुलेशन। दिमाग में आप कितनी तेजी से कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन आपका आएगा, आपका उसका मशीन इनपुट, और वो भी एक क्वेश्चन आता है, उसके बेस पे 3 क्वेश्चन होते हैं। पूरा का पूरा तोड़िए। मैंने हर एक पे वीडियो बना चुकी है, इनमें रीजनिंग पे बना चुकी है कि कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए, मैथ पे बना रखी कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए। प्लेलिस्ट में जाके देखिए, जब यूट्यूब पे ये सब किसी ने रिसर्च नहीं करी थी उस टाइम मैंने करके और आपको डाल दिया। 2020 में मैंने सारी यही वीडियो पढ़ी हुई है मेरी। एक एक चीज बताइए मैंने कि मशीन इनपुट से कितने क्वेश्चन आए, कथन निष्कर्ष से कितने क्वेश्चन आए हर सेट में। जो चीज मैं आपको दे चुका हूं उसको आप बार बार पूछने से कुछ नहीं होगा। वीडियो मैंने बना दी, आप उसको देखिए। ठीक, जो मैं आज बात कह रहा हूं कि हो सकता है कल को आपको वो जब एग्जाम दी के आ जाए तब आपको सही लगे कि हाँ यार सच तो सही कह रहे थे। ठीक है, अब 2 चीजें मैं आपको ऐसी बताता हूं जो कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फील कराएंगी। वो कौन सी हैं? वो ऐसी चीजें हैं जिनमें कि आप ये कहेंगे कि हाँ सर ये बात आपकी सही है, मैं मानता हूं कि ये 2 चीजें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कराएंगे। पहला, रीजनिंग। 2021 दरोगा के लिए आपको ये जो 2 मैं सब्जेक्ट बता रहा हूं, इन पे आपको बहुत अच्छे से पकड़ बनानी है, नहीं तो हो सकता है ये 2 सब्जेक्ट आपको रुला दें। रीजनिंग में जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है ना उतना किसी सब्जेक्ट में नहीं हो रहा। ठीक, रीजनिंग को अंडर एस्टिमेट करके बिल्कुल भी मत जाना। सेकंड, जीएस। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपको हर सेट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अगर आपने ढंग से तैयारी करके नहीं गए। ढंग से तैयारी करते हैं तो उनके लिए कैट भी बहुत आसान होता है, यूपीएससी बहुत आसान होता है। बट अगर आप ढंग से तैयारी नहीं करके जाते तो कांस्टेबल भी बहुत टफ लगेगा, जेल वार्डन भी बहुत टफ लगेगा, और आजकल कंपटीशन में सारे एग्जाम टफ हैं। ठीक, दरोगा बनने के लिए पढ़ाई मत करिए। ठीक, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। दरोगा बनने के लिए पढ़ाई मत करिए, ये देखिए कि भीड़ में मुझे निकल के नौकरी ले लेनी है पहले। ठीक, नौकरी बहुत जरूरी है। आने वाले 2-3 साल 5 साल बाद और 5 साल छोड़ो, आपकी पीढ़ी को ही नौकरी मिल रही है, आपसे अगली पीढ़ी को नौकरी, सरकारी नौकरियां रह ही नहीं जाएंगी फिर। ठीक, डे बाय डे देख रहे हो आप, 2010 का सीन देख लो और आज का सीन देख लो। 13 लाख तो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने बोला है, 13 लाख फॉर्म पड़े हैं। अब लोग कहेंगे कहीं ना सर 2 लाख की तो फीस नहीं जमा हुई थी। अरे 13 लाख उसने बोले हैं तो उसने यही तो सोच के बोला होगा ना कि 13 लाख फुल फॉर्म है। 13 लाख बहुत होते हैं। बहुत लोग कहेंगे 50,000 में ही तो ज्यादा नहीं, 50,000 का कंपटीशन है। अरे आजकल हर लड़का लड़की पढ़ रहा है, हर एक को नौकरी चाहिए। ठीक, तो इसीलिए दोस्तों मेहनत करिए। ठीक, मेहनत के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। इस समय 2-2.5 महीने अगर आप दे दोगे, आपकी पीढ़ी, आपसे अगली पीढ़ी जो है वो पूरी आबाद हो जाएगी। और नहीं दिया तो दूसरों को रनिंग करते हुए देखते रहना फिर, और ये कहना कि बस 2 क्वेश्चन से चूक गया, नहीं तो आज मैं भी दरोगा होता। धन्यवाद।